हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट किया एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही हैं चैप्टर से और बहुत ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, पहले पैराग्राफ में लिखा है यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर सेकेंड। ठीक है, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से देखा कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल के हैं, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल्स के हैं। मीन्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था क्या क्या उनके फंक्शंस थे। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे। नाउ इट्स डिस्कस क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस समय हम क्या करेंगे, हमने उसमें फंक्शंस देखे थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, चाहे मेल हो फीमेल। यहाँ पे हम ये देखेंगे किस तरीके से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। आप क्या समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से? आपके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनेशन क्या है? चलिए, द टर्म सिंपली रिफर्स टू अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या समझते हैं? यही ना कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से काम करें, उनका फंक्शन अच्छे से हो। ठीक है, हाउएवर इट हैज़ अ ब्रॉडर परसेप्टिव एंड इंक्लूडेड द इमोशनल एंड सोशल एक्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन आल्सो। ठीक है, यहाँ पे बहुत बोल सकते हैं कि ब्रॉडर लेवल पे मीन्स बहुत बड़े लेवल पे देखा गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो अच्छे से फंक्शन किए। उसके अलावा भी क्या देखा गया, इमोशनल सोशल एक्सेप्ट को भी लिया गया। ठीक है, कि इमोशनली वो इंसान कैसा है, सोशली वो इंसान कैसा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WHO के अकॉर्डिंग क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, अब उसको देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि एक जो इंसान है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थी कैसे हो सकता है, वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए। वो हर जगह से क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तभी वो जाके रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगा, मीन्स उसका अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर फॉर ए सोसाइटी विद अ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड अ नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंट्रैक्शन एमंग देम इन ऑल दी सेक्स रिलेटेड एक्सेप्ट माइट बी कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी। ठीक है, अगर कोई सोसाइटी है वहाँ पे जो लोग हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं फिजिकली और फंक्शनली क्या है, नॉर्मल वर्क कर रहा है, साथ में इमोशनली और सोशली भी वो क्या है, अपने बिहेवियर से भी खुश हैं। ठीक है, तब हम इसको क्या मानते हैं कि वो जो सोसाइटी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेकन टू अचीव इट, लेट्स एग्जामाइन देम। ठीक है, क्यों ज़रूरी है कि कोई इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्थी रहे और साथ में ऐसा क्या क्या मेथड अपनाए जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छा बना रहे। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या रणनीति अपनाएं जिससे क्या हो, कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ठीक है, बोलते हैं कि जो इंडिया है वो उसने सबसे पहले सारी कंट्रियों में सबसे पहले इंडिया ने सबसे पहले उसने स्टार्ट किया एक्शन प्लान और प्रोग्राम स्टार्ट किया नेशनल लेवल पे। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे उसने स्टार्ट किया ताकि जो लोग इंडिया में जो लोग रह रहे हैं वो क्या हो सके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनका मेंटेन रहे। ठीक है, एज ए उसने सोशल गोल लिया मीन सामाजिक कार्यों में। ठीक है, इसको ये नहीं सोचा कि नहीं ये मतलब चीज़ें छिपाने लायक है या फिर हाइड करते, नहीं, इसको उसने सोशली गोल की तरह इस्तेमाल किया ताकि लोगों को अवेयर किया जाए जितनी बीमारियां हैं या फिर जो जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं, लोगों में अवेयर फैला जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। These programs called family planning were initiated in 1951 and were periodically accessed over the past decade। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसको क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग। किस तरीके से अपने फैमिली की प्लानिंग करनी चाहिए कपल्स को। उसके अलावा ये इनिशिएट कब हुआ था, 1951। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसमें क्या है, पास्ट के जो 10 साल है उसमें इसका हम कह सकते हैं कि रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Improved program covering wider reproductive related area are currently in operation under the popular name that is RCH program, reproductive and child health care। ठीक है, जितनी भी जो इम्प्रूव किए गए प्रोग्राम जैसे हेल्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, ये सबको किस में इंक्लूड किया गया, किस प्रोग्राम में, जिसको बोलते हैं RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में सब कुछ को इंक्लूड किया गया। अब आगे चलते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस among people about the various reproduction related accept and providing facility and support for building up a reproductive
रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम। जो RCH प्रोग्राम है मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है उसके अंदर लोगों में क्या किया गया है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, मीन्स उनको अवेयर किया गया है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, साथ में उनको बोलते हैं सपोर्ट किया गया है ताकि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। ठीक है, इस जो प्रोग्राम का यही क्या कह सकते हैं कि गोल है कि लोगों को और ज़्यादा अवेयर करें कि किस तरीके से अपने रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जो भी दिक्कतें हैं उनको खुल के बात किया जाए और साथ में लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरीके से हम इन सब चीज़ों से टैकल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजिबल एंड द प्रिंट मीडिया गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हैव टेकन अ वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सेप्ट। ठीक है, ऑडियो विजुअल का मतलब क्या है, टेलीविज़न के थ्रू या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूज़ के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, गवर्नमेंटल एजेंसी भी थी, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी ने लोगों में क्या किया, जागरूकता स्टार्ट की, मीन्स अवेयरनेस स्टार्ट कर दिया, किससे रिलेटेड, रिप्रोडक्शन रिलेटेड बातें अब करना स्टार्ट हो गई समाज में। ठीक है, पेरेंट्स, other close relative, teacher and friend also have a major role in the dissemination about the above information। ठीक है, पेरेंट्स को जो क्लोज रिलेटिव हैं मीन्स जो खास रिश्तेदार हैं, टीचर्स, फ्रेंड्स को भी इन सब बातों का क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड अपने फैमिली मेम्बर को इन सब चीज़ों से अवेयर करना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड बातें। आगे देखिए, introduction of the sex education in school should be also encouraged to provide a right information to the young so that to discourage the children from believing in myth and having misconception about the sex related accept। मीन्स कि स्कूल में भी अब जो सेक्स एजुकेशन है मीन्स रिप्रोडक्शन रिलेटेड एजुकेशन है बच्चों में दिया जाए ताकि जो उनकी गलत फहमी है या फिर बोल सकते हैं कि मिथ है वो खत्म हो। ठीक है, आगे देखते हैं। Proper information about the reproductive organ, adolescence and the related changes, safe and hygienic sex practices, sexual transmitted disease, STD and AIDS, etc. would help the people, especially those in the adolescence age group, to lead the reproductive healthy life। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों। ठीक है, किसमें दिया जा रहा है, उन लोगों को जो क्या कर रहे हैं मीन्स हम बोल सकते हैं फर्टाइल स्टेज में है, मीन्स कि ऐसे कपल जो शादी के बाद बच्चे पैदा करना चाहते हैं उनको। ठीक है, और जो लोग एडोलेंस एज में 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं, लड़की या लड़के दोनों को, उनको ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, किस तरीके से सेफ और हाइजीनिक मेंटेन करना, साथ में जो भी STD है मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं इनके बारे में बताई जा रही है, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी को भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक इन्फेक्टेड इंसान से एक नॉर्मल इंसान को हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब किसके अंडर आ रही, RCH के अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, educating people especially fertile couple and those in marriageable age group about available birth control option, care of pregnant mother, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for the male and the female child, etc. would address the importance of bringing up socially conscious healthy family of a desired size। ठीक है, उन लोगों को अब एजुकेट किया जा रहा है जो कि फर्टाइल एज में या फिर हम बोल सकते हैं कि मैरिजेबल एज में, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी हो चुकी है, वो आगे की अगर अपनी फैमिली प्लानिंग करें उनको एडवाइस क्या दी जा रही है, उनको मतलब सीख दी जा रही है, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है ताकि क्या हो कि उनके पास क्या है कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि ये सोचे कि आगे बच्चे हो, उनको भी अगर चाहते हैं कि 2 ही बच्चे हो तो ये उनके पास एक ऑप्शन है कि वो बर्थ कंट्रोल रोक सकते हैं। ठीक है, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में किस तरीके से प्रेग्नेंट मदर की केयर करनी चाहिए, उसके साथ साथ जब बच्चा डिलीवर हो जाए तो पोस्ट नेटल केयर मीन्स डिलीवरी के बाद ही मदर और बच्चे की किस तरीके से देखभाल करनी है उसके बारे में बताते हैं, और साथ में क्या इंपॉर्टेंस ब्रेस्ट फीडिंग है मीन्स लैक्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है न्यूबॉर्न के लिए उसके बारे में बताते हैं। और सबसे खास बात कि ये भी अवेयर करते हैं कि आप लड़का हो या लड़की दोनों को एक समान समझें, मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दोनों को और दोनों में कोई मतभेद ना रखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी जो फैमिली होगी, आपकी जो डिज़ायर्ड फैमिली है, जैसा आपने सोचा तो सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हेल्दी फैमिली है। आगे देखते हैं, अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम एक्सेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, अवेयरनेस किया जाता है। अब प्रॉब्लम्स कुछ हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में अवेयर किया जाएगा किस तरीके से बर्थ कंट्रोल को रोकना है। ठीक
ठीक है, ताकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े ना। उसके साथ साथ जो सोशली इविल्स होते हैं, मीन्स क्राइम होते हैं, सेक्स अब्यूज़ होता है, जैसे रेप हो गया, ये सब चीज़ों से भी क्या होते हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो आप लोग स्टेप उठाइए, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें करने के बाद ये नहीं है कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को हेल्दी बना सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू। तो इससे भी क्या होगा, एक सोसाइटी भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड द मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। कि जो अगर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन मीन्स कि ये सब जो बातें हैं ये तभी जाके लागू होंगे जब एक अच्छा सा, हम बोल सकते हैं, हेल्थ कंडीशन अच्छी होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे हॉस्पिटल का ये सब अच्छा होगा, साथ में जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं वो अच्छे होंगे, और जो जितना भी सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो सकता है या फिर सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकती है, ठीक है। कहने से नहीं होगा, मीन्स चीज़ों को भी सही करना है। जैसे अगर हेल्थ इशू है किसी को तो उस हेल्थ को भी सही करना है, तभी जाकर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी होगी। आगे देखते हैं, दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया या फिर प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कंसेप्शन में मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, इनफर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो एरिया है मिस मेडिकल की, इसमें क्या होगा, उन लोगों की हेल्प की जाएगी जिनको प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है, एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होंगे उनमें, अबॉर्शन की जो प्रॉब्लम है, इन सब से क्या होगा, मेडिकल अगर अच्छा रहेगा, फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। और साथ में कॉन्ट्रासेप्शन दिया जाएगा ताकि बर्थ कंट्रोल कर सके। इसके अलावा जिसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है कि बच्चे पैदा नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आएगी, ये सारी चीज़ें अंडर आएंगी हॉस्पिटल या फिर बोल सकते हैं मेडिकल हेल्थ के अंदर आएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, implantation of better techniques and new strategy from time to time also required to provide more efficient care and assistance to people, ठीक है। जो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही हैं ये टाइम लेती है, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होती है, ये जो नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई जो स्ट्रेटजीज बन रही है, रणनीति बन रही है किसी चीज़ को सुधार करने में, तो एक दिन में नहीं हो जाएगा, इसके लिए भी क्या लगता है, टाइम लगता है, ताकि इसका जो रिजल्ट हो और अच्छा हो, पहले से भी बेहतर हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया अमीनो सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। Statutory ban on the amniocentesis for the sex determination to legally check increasing the maintenance of the female foeticide, massive child immunization etc. are the some program that merits the mention in this connection, ठीक है। जो अमीनोसिंथेसिस था ना, ये ऐसा प्रोग्राम था जिसमें क्या होता था कि जो बच्चा है मदर की वोम में, उसमें हम इसमें क्या करते थे, अम्नियोटिक फ्लूइड निकाल लेते थे और उसमें हम चेक करते थे कि बच्चे में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है जेनेटिक, इसलिए ये इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन लोगों ने इसका क्या करें, मिस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो ये पता करने लगे कि ये लड़की है, पेट में जो बच्चा पल रहा है वोम में, ये लड़की है या लड़का है। अगर लड़की रहती थी तो लोग क्या करा देते थे, उसको, उस बच्चे को मार देते थे, मीन्स एबॉर्शन करा देते थे या फिर कुछ ऐसा कर देते जिससे बच्ची पैदा ना हो, मर जाए, ठीक है। तो ये सब क्या थे, हम बोल सकते हैं मिसयूजेस थे अमीनोसिंथेसिस के, और जो यूजेस थे, यूज़ तो लोग कम कर रहे थे, मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे थे, इसी वजह से बैन हो गया ये, कि आप बिना कानूनी तौर से आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे आप इसकी हेल्प से ये पता लगा सके कि सेक्स डिटर्मिनेशन कराना एकदम मना है, कि लड़का है या लड़की है, कोई भी हो वोम में, उससे आपसे नहीं मतलब है। ये जो अमीनोसिंथेसिस तभी होगा जब हमको जेनेटिकली डिसऑर्डर चेक कराना है, ठीक है। कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर मान लीजिए पेरेंट्स से बच्चे में आ रहा है तो उसको सही किया जा सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसको सही करना है, बाकी आप कभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolve substance. The procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as the Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus, ठीक है। जो amniotic fluid है, मान लीजिए मदर का वोम है, सपोज करिए फीमेल है, उसका ये वोम है, ठीक है। इसमें इस तरीके से बच्चा होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बच्चा है, ये कनेक्टेड है प्लासेंटा से, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्लासेंटा में भी तो कुछ फ्लूइड भरे होंगे, मीन्स कुछ पानी भरे होंगे, तो इसी को बोलते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड, ठीक है। यही फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है ताकि जो बच्चे के कुछ सेल होंगे ना इस पानी में, या फिर बोल सकते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड में, क्या होंगे, थोड़े से अंदर, मतलब हम अगर पानी हाथ में डालेंगे तो हमारा हाथ देखिए
स्वेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो गया और हमारा जो सेल है अपर वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से निकल गया है। तो जो बच्चे का जो बाहर का जो हम बोल सकते हैं सेल है वो इस एमनेटिक फ्लूइड में क्या है, डिजॉल्व है। ठीक है, ये सबस्टेंस, तो इसी को क्या करते हैं डॉक्टर, इसको निकालते हैं। ठीक है, यही एमनेटिक फ्लूइड को, ताकि चेक कर सके कि बच्चे के जो सेल हैं उसमें प्रेजेंट है उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, ये सब बीमारी तो नहीं है। लेकिन लोगों को जब ये मेथड पता चला तो उन्होंने ये सही उपयोग करने की जगह दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिए, मिसयूज करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, लोगों को लगा कि ये सब क्या करें, सेक्स डिटर्मिनेशन काम करना स्टार्ट कर दिए, और जो फीमेल फोर्टिसाइड थी, मीन जब जिस वोम में फीमेल पल रही थी उसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो हम बोल सकते हैं इतना अच्छा जो प्रोग्राम या फिर बोल सकते हैं जितना अच्छा जो मेथड है इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ठीक है, बहुत कम ही लोग इसको यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, research on various reproduction related area are encouraged and supported by governmental and non-governmental agency to find out new method and to improve upon the exciting one। ठीक है, रिसर्चेस हुए रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया में। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी करती थी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इस काम में करते थे, ताकि इम्प्रूव कर सके और बेहतरीन ला सके, नए नए मेथड ला सके, ताकि जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम हो सके। चलिए आगे चलते हैं। डू यू नो दैट द सहेली, अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, वॉज डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ इन इंडिया। ठीक है, क्या आप जानते हैं जो सहेली है एक नया ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग्स है, मीन्स कि हम इसको ओरली ले सकते हैं, फीमेल्स लेती हैं इसको। ठीक है, ताकि क्या कर सके, बर्थ को कंट्रोल कर सके। मीन्स बच्चे अगर उनको नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं कि वो नहीं चाहेंगे उनको बच्चे, तो ये क्या कर सकते हैं, उनको बर्थ कंट्रोल कर सके। इसके अलावा ये नया है। ठीक है, और इसको ओरली कंजप्शन किया जाता है कि इसको सिर्फ पिया जाता है। इनको हम बोल सकते हैं टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर सिरप के फॉर्म में ले सकते हैं। और ये कहाँ से बना है, साइंटिस्ट ने कहाँ बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज द मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विद अ स्मॉल फैमिली, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD एंड ओवरऑल इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सेट्रा, ऑल इंडिकेट द इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, बेटर अवेयरनेस प्रोवाइड की गई, मीन्स की जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी अब उनमें भी क्या किया गया, इम्प्रूवमेंट लाया गया। जैसे कि जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी थी बढ़ा दी गई, मीन्स हॉस्पिटल्स बढ़ गए। पहले शहर में हॉस्पिटल था, अब गांव गांव में हॉस्पिटल बनने लगा सरकार के द्वारा। उसके अलावा अच्छे से डिलीवरी होने लगी। ठीक है, अच्छे से मतलब कि मदर और बच्चे दोनों का हेल्थ का ख्याल रखते हुए डिलीवरी भी क्या अच्छे से होने लगी। साथ में बच्चे बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बच्चे दोनों का किस तरीके से केयर किया जाएगा उसकी भी वो लोग सलाह देते हैं, मीन्स अवेयर करते हैं। इसके साथ साथ कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी, मीन्स कि जो माँ, कभी कभी ऐसा होता था पहले के टाइम पे कि डिलीवरी के टाइम क्या होता था, माँ की जान को खतरे रहते थे या फिर बच्चे की, मीन्स कभी कभी मदर की डेथ हो जाती थी या फिर इन्फेंट की डेथ हो जाती थी। लेकिन जब मेडिकल सब कुछ सही हुआ, फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड कराई गई, तो क्या हुआ, बच्चा और माँ दोनों की जो बोल सकते हैं हेल्थ वो सही रही। मीन्स कि यहाँ पे अब मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बच्चे और मदर का दोनों का कम हो रहा है, मीन्स कि बोल सकते हैं मृत्यु कम हो रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से हम डिटेक्शन कर सकते हैं कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का, किस तरीके से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं या फिर हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है सब कुछ इम्प्रूव किसके अंडर किया गया, RCH का फुल फॉर्म क्या था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। किस तरीके से पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया गया, मतलब कि जब ये सारी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गई ना तो बर्थ कंट्रोल हुआ ही नहीं, मीन्स कि पॉपुलेशन की रफ्तार बढ़ती गई। और इसके बाद हमने सोचा कि अगर हम इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अब तो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि जो ये पॉपुलेशन का जो रेट है इस तरीके से जो बढ़ रहा है अब इसको रोका जाए, मीन्स बर्थ कंट्रोल किया जाए। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें डाटाज दिए गए हैं कि वर्ल्ड का कैसा है, इंडिया का कितना कब था, अब उसको देखते हैं। In the last century, an all-around development in various fields significantly improved the quality of the life of the people। ठीक है, जो पिछली शताब्दी थी हम बोल सकते हैं लास्ट सेंचुरी में हमने देखा कि
बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई, जिसकी वजह से जो लोगों की ज़िंदगी है वो भी क्या हो गई, सुधर गई। ठीक है, आगे देखते हैं। However, increase the health facility along with a better living condition has an explosive impact on the growth of population। ठीक है, इंक्रीज हो गई क्या हेल्थ फैसिलिटीज में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बन गए, सारी सुख सुविधा मिलने लगी, तो देखा गया कि जो पॉपुलेशन का रेट है ना बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने लगा, मीन्स पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ने लगी। ठीक है, कंट्री में। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे डाटा दिया है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अराउंड 2 बिलियन या फिर बोल सकते 2000 मिलियन इन 900, रॉक टू अबव 6 बिलियन बाई 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात की गई है वर्ल्ड का, कि 1900 में देखा गया तो कितने थे, 2 बिलियन बोल सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं 2000 मिलियन थे। ठीक है, फिर देखा गया 2000 में, ठीक है 2000 में 100 ईयर बाद देखा गया, 1 सेंचुरी बाद, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी कितनी हो गई, यहाँ पे पॉपुलेशन 6 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अबाउट टू 6 बिलियन हो गई, बहुत तेज़ बढ़ी। फिर 2011 में देखा गया तो 7.2 बिलियन है, मीन्स की पॉपुलेशन की साइज बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन कम नहीं हो रहा, पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1900 में देखा गया तो यहाँ पे 2 बिलियन या फिर 2000 मिलियन था, उसके अलावा 2000 में देखा गया लगभग 6 बिलियन था, और 2011 में देखा गया 7.2 बिलियन था वर्ल्ड का पॉपुलेशन। अब इंडिया का देखते हैं। एट सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, यही सेम ट्रेंड हमको इंडिया में देखने को मिल रहा है, मीन्स पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं। Our population was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to a billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011। ठीक है, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ मीन्स 1947 की बात है, 1947 में लगभग 350 मिलियन पॉपुलेशन था। फिर देखा गया कि 2000 में लगभग कितना आ गया, 1 बिलियन के पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मई में देखा गया कि 2011 में देखा गया मई में तो 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया, मीन्स कि इंडिया की पॉपुलेशन भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की तरह बढ़ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए रैपिड डिक्लिनेशन इन द डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिंग एरिया प्रॉबल रीजन फॉर दिस। ठीक है, ये सबका कारण कौन है, जो पॉपुलेशन चाहे वर्ल्ड का है चाहे इंडिया का, इस तरह का क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिक्लिनेशन हो गया बच्चे, और जब डिलीवरी होता था तो कभी कभी क्या होता था, बच्चे की डेथ हो जाती थी, मदर की हो जाती थी, या फिर दोनों की डेथ हो जाती थी, इतनी ख़राब फैसिलिटीज़ थी। ठीक है, मेडिकल की। तो अब क्या हुआ कि जो बच्चा है या फिर जो मदर है उनका जो डेथ रेट है वो कम हो गया, उसके साथ साथ जो रिप्रोड्यूसिंग एज है, मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जिनकी शादी हो गई है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे लोग जो बच्चे पैदा करने लायक हो गए हैं, तो उनका भी क्या है, संख्या बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। यही सब कारण है कि मदर का और बच्चे का, ठीक है, दोनों का जो डेथ रेट रेशियो है वो कम हो गया है, साथ में जो रिप्रोड्यूसिंग एज के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं। थ्रू अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन रेट या ग्रोथ रेट, इट विज ओनली मार्जिनल। ठीक है, हमने जो RCH प्रोग्राम था कि हम अवेयर कर रहे थे लोगों को कि रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स बर्थ कंट्रोल मेथड्स बताए गए साथ में, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ यहाँ पे अवेयर किया गया लोगों को। तो इससे क्या हुआ, जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है इसकी मदद से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा था कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा कम किया गया, मीन्स मार्जिनल है, मीन्स बॉर्डर लाइन पे। मार्जिनल का मतलब है क्या, कि हम उसको बोल सकते हैं थोड़े हद तक कंट्रोल कर लिए इसकी मदद से। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2000 लेवल सेंसर रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 per 1000 पर ईयर, ए रेट एट विच अवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीजेस रैपिडली। ठीक है, 2011 का सेंसर लिया गया जिसमें देखा कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना 2% हो गई, लेस देन 2% हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक साल में 1000 लोग में हमको देखने को मिल रहा है 20 लोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लेड टू एन एब्सोल्यूट सिक्योरिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, इन स्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया। देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर टू चेक अप दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, क्या हुआ, जिस तरीके से अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर इंसान की अपनी जो बेसिक नीड है ना वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, मीन्स उसको खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, रहने के लिए मकान की कमी हो जाएगी, और पहनने के लिए कपड़े की कमी, मीन्स
सब कुछ प्रॉब्लम होने लगी, उसके बेसिक नीड्स की भी प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी सोचा कि अब हम इसके लिए क्या स्टेप उठाएं, किस तरीके से अब हमें पॉपुलेशन को अब कंट्रोल करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अब ने कैसे कैसे स्टेप गवर्नमेंट ने उठाए। अब देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बाय यूजिंग वेरियस contraceptive method. You might have seen advertisement in a media as well as poster bill etc showing a happy family with 2 children with a slogan हम दो हमारे दो, we two our two। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एक स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो। ठीक है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या कहा, लोगों को मोटिवेट करने लगे कि जितनी छोटी फैमिली रहेगी उतनी ज़्यादा खुशी रहेगी, मीन्स स्मॉल फैमिली रहेगी तो ज़्यादा खुशी रहेगी। ठीक है, तो पोस्टर्स में देखा होगा या फिर एडवर्टाइजमेंट निकालने लगे, मीन्स लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो, मतलब वी टू अवर टू, मीन्स 2 कपल हैं और उनके 2 बच्चे हैं, ताकि बर्थ कंट्रोल कर लिया जाए। उसके साथ साथ पॉपुलेशन का भी जो रेट है इस तरीके से बढ़ता हुआ वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, मेनी कपल मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म। ठीक है, जो ऐसे कपल्स थे जो शहर में रहते थे उन लोगों ने भी अपने लिए क्या एक मेथड देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना कैसा है। उन लोगों ने 1 चाइल्ड नॉर्म मीन्स कि अब वो एक ही बच्चा पैदा करेंगी, उनके लिए 2 नहीं, उनके लिए 1, हम 2 हमारे 1, ये वाला स्लोगन वो दे रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं, स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल ऑफ 18 ईयर दैट ऑफ द मेल ऑफ 21 ईयर एंड इनिशिएटिव गिवन टू अ कपल विथ स्मॉलर फैमिली आर द 2 ऑफ द अदर मेजर टेकन टू बी टैकल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो मेल थे फीमेल थे, जब उनकी शादी थी ना उनके लिए भी क्या है रोक लगा दिया गया। कि पहले क्या होता था, शादी बोलते थे ना बाल विवाह हो गया, लड़की काफ़ी छोटी है लड़का बड़ा है, मीन्स उनका जब शादी हो जाएगा तो उनके बच्चे भी जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, तो अब इस सब चीज़ों पे भी क्या रोक लगा दिया गया कि शादी की जो उम्र होगी लड़की की 18 साल की होगी और लड़का जो होगा 21 साल का होगा। ठीक है, फीमेल जो 18 साल की होंगी, जो मेल होंगे 21 साल के होंगे, तभी वो शादी करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और छोटे छोटे बोल सकते हैं अपनी तरफ से छोटे छोटे गिफ्ट्स या बोल सकते छोटे छोटे योजनाएं दिखाने लगे कि उन फैमिली को जिनके परिवार क्या है छोटे हैं। ठीक है, जिनके परिवार में 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं, उनके लिए भी छोटे छोटे अपनी तरफ से गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिए, ताकि सभी लोग ये सबसे क्या हों अट्रैक्ट हों और क्या करें, वो लोग भी अपना जो बर्थ कंट्रोल है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर दें। ठीक है, ताकि एक घर में 1 बच्चा या 2 बच्चा ही रहे फैमिली में। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा पॉपुलेशन इतना तेजी के साथ बढ़ रहा था आगे कहीं ना कहीं वो फिर धीरे धीरे कम हो जाए और स्टेबलाइज्ड हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब हम लोग इस चैप्टर के मेन जगह पे जा रहे हैं कि हमको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बात करना है कि किस तरीके से जो कपल्स हैं मिस मैनेजेबल एज के ग्रुप के जो लोग हैं कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करें, जिसकी वजह से क्या हो बर्थ कंट्रोल हो जाए और आगे पॉपुलेशन को क्या किया जाए, स्टेबिलिटी दे दिया जाए या फिर पॉपुलेशन के ग्रोथ को रोका जाए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, ये जो यूजर है उनके लिए क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, मीन्स उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और साथ में ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये बहुत ईजिली मिल जाए मार्केट में। इसके अलावा इसका इफेक्ट अच्छा होना चाहिए और ये रिवर्सिबल हो, मीन्स एक बार यूज़ करने के बाद इसे आप दोबारा फेंके नहीं, आपको दोबारा खरीदना ना पड़े, आप दोबारा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो साइड इफेक्ट हो या तो रहे ही ना या तो रहे तो बहुत कम रहे, यही क्या है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का अच्छा बोल सकते हैं कि अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, इट ऑल्सो शुड हैव नो बी इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ठीक है, ये किसी भी तरीके का व्यवधान ना जारी करे, मीन्स कि सेक्सुअल एक्ट के टाइम कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं, ए वाइड रेंज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, नेमली नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर, आईओडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नेचुरली। ठीक है, किस तरीके से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा बैरियर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आईओडीज यूज़ कर सकते हैं। इंट्रायूट्रिन डिवाइस की यूट्रस में ऐसे डिवाइस रखें जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करे और आगे फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी ना हो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा सहेली था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो फीमेल्स लेती थी, ताकि इससे भी क्या हो सके हम
जो बर्थ कंट्रोल है उसे कंट्रोल कर सके। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स मीन्स इंजेक्शंस ले सके या फिर इम्प्लांट करा सके, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल की अब ये सारी चीज़ें अगर नहीं यूज़ कर रहे तो लास्ट में ऑपरेशन करा के रिमूव ही करा लें, ठीक है, नसबंदी करा लें। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है नेचुरल मेथड। जो नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पीरियोडिक एब्सेंसेस, दूसरा है विथड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट, तीसरा है लैक्टेशनल अमोनेरिया, ठीक है। अब क्या इसका बेस्ड है या फिर क्या इसका मोटिव है, किस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है। जो नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें इनका यही गोल है कि जो मेल और फीमेल का गैमेट्स है वो मिल ना पाए, मीन्स ओवम और स्पर्म दोनों मीट ना कर पाए, ताकि आगे फर्टिलाइजेशन ना हो और आगे प्रेगनेंसी कोई ना हो, ठीक है। पहला आप देखते हैं पीरियोडिक एब्सेंसेस इज वन ऑफ अ मेथड इन विच the couple avoid or abstain from the coitus from day 10 to 17 of the menstruation cycle when ovulation could be accepted, as the chance of fertilization are very high during this period. It is called fertile period. Therefore, by the abstaining from the coitus during this period, the conception could be prevented, ठीक है। जो पीरियोडिक एब्सेंसेस हैं, इनमें क्या होता है, जो कपल्स होते हैं 10 से लेके 17 डेज मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 से 17वें दिन तक क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। अवॉइड करते हैं सेक्सुअल एक्ट करना, ताकि इनमें क्या होता है 10 से 17 दिन में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमने पढ़ा है कि 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है, मीन्स फीमेल का जो गैमेट्स है वो क्या होता है, रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर 10 से 17 दिन जो फर्टाइल पीरियड है यहाँ पे वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जब दोनों गैमेट्स मिलेंगे नहीं, इनका मेन मोटिव यही है कि जो मेल या फीमेल गैमेट्स दोनों मीट ना करें। तो एक अच्छा मेथड ये है। इसमें क्या होता है कि जो क्वाइटस के टाइम क्या होगा, पूरी तरीके से कंसेप्शन रखा जा सकता है, मीन्स हम कंसेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी होता है, या हम इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो फर्टाइल पीरियड है इसमें दोनों पार्टनर क्या कर सके कि ऑब्सेशन मतलब कि सेक्सुअल ड्राइव ना करें, ठीक है। ये फर्टाइल पीरियड है क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन होने के चांसेस है, और यहाँ पे जो फीमेल ओवम है मीन्स फीमेल की जो गैमेट्स से रिलीज होंगी ओवरी से, ताकि ये जो पीरियड है 10 से 17 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, इसमें क्या कर सके वो लोग, कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। यहाँ पे जब दोनों गैमेट्स मिलेंगे नहीं तो आगे प्रेगनेंसी होगी नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा। तो प्रेगनेंसी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे देखते हैं विथड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट इज अनदर मेथड ऑफ विच द मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ठीक है। विथड्रॉल या फिर बोल सकते हैं क्वाइटस इंटरप्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो मेल पार्टनर है अपनी जो पेनिस है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकाल देगा जब उसको इंसेमिनेशन करना हो। तो ये भी एक मेथड है कि आप यहाँ पे जो मेल और फीमेल गैमेट्स है इसको मीट करने से मीन्स मिलने से रोक सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है लैक्टेशनल अमोनेरिया। एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeding the child, fully chance of the conception are most nil. However, this method has been reported to be effective only up to maximum period of 6 months following parturition, as no medicine or devices are used in this method. Side effects are almost nil. Chances of failure, though this method is also high. ठीक है। जो लैक्टेशनल एमोनेरिया है, नाम से लग रहा है लैक्टेशनल का मतलब हो रहा है यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जा रही है, ठीक है। एमोनेरिया का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन बंद है, ठीक है। तो जो फीमेल, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, पार्चुरेशन का टाइम 9 महीने, वो उसमें उसको कभी भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी स्टॉप होती है, ठीक है। किसी भी तरीके से वहाँ फॉलिकल वगैरह कुछ नहीं बनते। उसके बाद जब पार्चुरेशन हो जाता है मीन्स डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद भी 6 महीने तक जो फीमेल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब भी उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, मीन्स वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ये भी क्या है, एक हाई चांसेस है कि यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि कंसेप्शन रोका जाए, मीन्स प्रेगनेंसी को रोका जाए, ठीक है। तो लेकिन ये जो मैक्सिमम टाइम जो इसका है ना, ये सिर्फ 6 मंथ तक है। ये जो मेथड है ना 6 महीने तक ही सही है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं यूज़ की जाती है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पार्चुरेशन के बाद भी 6 महीने तक लैक्टेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग के जो चांसेस है 6 मंथ तक, यहाँ पे जो कंसेप्शन क्या है, निल है, मीन्स यहाँ पे कंसेप्शन होगा ही नहीं, मीन्स प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा स्टॉप है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ तक ही क्या है, उपलब्ध है, मीन्स बोल सकते हैं कि सही है। इसके बाद अगर कुछ हो गया तो फिर प्रेगनेंसी होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी
दवाइयाँ या फिर कोई भी डिवाइसेस यूज़ नहीं की जाती हैं। किसी भी तरीके की कुछ भी बाहर से फीमेल या नहीं लेती हैं या मेल कुछ भी नहीं खाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 6 मंथ तक वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इसके अलावा इसमें फेलियर के भी चांसेस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन मीन्स ओव्यूलेशन हो जाता है बट फीमेल को नहीं पता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी फेलियर के भी चांसेस है कि 6 मंथ बाद भी क्या पता फीमेल दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, तो ये चांसेस भी क्या है, फेलियर के हैं। तो इसमें ये चीज़ देखना पड़ता है कि पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ तक ही ये वैलिड है। इसके बाद अगर थोड़ा भी 1-2 महीने हो गए तो फिर यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं इन बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर का मेथड में देखते हैं ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। ठीक है, बैरियर मेथड का भी सेम ही मोटो है कि जो स्पर्म है और जो फीमेल का ओवम है दोनों को फिजिकली मीट नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है, बीच में क्या लगा दिया जा रहा है, रोक लगा दिया जा रहा है, बैरियर लगा दिया जा रहा है। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये जो बैरियर मेथड है ये फीमेल और मेल दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे है कॉन्डोम आर द बैरियर मेड ऑफ थिन rubber latex sheet that are used to cover penis in male or vagina and cervix in female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter to the female reproductive tract। ठीक है, जो कंडोम्स होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं। मेल यूज़ करते हैं अपने पेनिस को कवर करने के लिए और फीमेल का जो कंडोम होता है वो वजाइना और साथ में सर्विक्स को भी कवर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सीमेन डिस्चार्ज हुए हैं उनको क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं आगे फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स को फिजिकली बाहर से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है ताकि उनकी मेटिंग ना हो सके, मीन्स फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया है, ये है मेल कॉन्डोम, ये फीमेल है। मेल का कॉन्डोम पेनिस पे कवर किया जाता है और जो फीमेल कॉन्डोम है ये यूज़ करते हैं वजाइना या फिर सर्विक्स को कवर करने के लिए। अब आगे देखते हैं दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। ये जो मेथड है इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी रोकी जाएगी। अब आगे लिखा है निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर द मेल। जो निरोध है ये ब्रांड है कंडोम का, ये सिर्फ मेल के लिए है। यूज ऑफ कंडोम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द STI एंड एड्स। ठीक है, जो आजकल के टाइम पे कंडोम का यूज़ इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है, पहला तो बेनिफिट ये है कि बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, ठीक है, बर्थ को रोकने के लिए, बर्थ कंट्रोल करने के लिए। दूसरा इसके साथ एडिशनल बेनिफिट ये है कि जो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है, मीन्स एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में क्या है, चांसेस है कि ट्रांसफ़र होने के लिए, तो ये जो बैरियर्स हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो इनका 2 काम हो गया, पहला हो गया कंट्रासेप्टिक मेथड की तरह यूज़ किया जा रहा है, दूसरा ये है कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है इनको भी रोकने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसके यूजेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। आगे देखते हैं बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाई गिव प्राइवेसी टू यूजर। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल कंडोम हो दोनों ही डिस्पोजेबल हैं। ठीक है, इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं और साथ में सेल्फ इंसर्ट है, मीन्स खुद से यूज़ कर सकते हैं और खुद को प्राइवेसी दे सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे नाम दिया गया डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप एंड वार्ड्स आल्सो द बैरियर मेड अप ऑफ रबर दैट इंसर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, ये 3 जो कंडोम के नाम है ये फीमेल के हैं। डायफ्राग्राम हो गया, चाहे बोल सकते हैं सर्विकल कैप एंड वॉल्स, ये बैरियर किसको दिए जाते हैं, ये भी क्या है, रबर की, ये फीमेल यूज़ करती हैं। ठीक है, ये कवर करती हैं सर्विक्स को ताकि जो है मेल और फीमेल के जो गैमेट हैं वो मिल ना सके। ठीक है, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं कि जो स्पर्म है या फिर जो सीमेन है वो सर्विक्स से आगे ना जाए। ठीक है, दे आर यूजेबल, जो फीमेल के जो कंडोम है ये क्या है, रीयूजेबल है, मीन्स इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे spermicidal cream, jellies and foam are usually used along these barrier to increase their contraceptive efficiency। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्पर्मिसाइडल, मीन्स इसको कट करिए तो यहाँ पे स्पर्मिसाइडल मीन्स साइडल का मतलब मारना, किल करना। तो यहाँ पे कुछ क्रीम ऐसी होती है कि जो स्पर्म है या सीमेन है उसमें जो स्पर्म है ना उनको मार देती हैं। तो इसीलिए ये जो बैरियर्स है ना, चाहे मेल या फीमेल कंडोम है, इनको इनके साथ इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्पर्मिसाइडल क्रीम हो गई, जेलीज हो गई, फोम्स हो गए, इनको साथ में यूज़ करते हैं ताकि जो कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी और बढ़ जाए। ठीक है, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है आगे चांसेस है तो इसमें भी क्या हो, इनसे ये क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं या जो स्पर्म है उनको क्या करते हैं, मार देते हैं ताकि फिर कैपेसिटी ही खत्म हो जाए फर्टिलाइजिंग की। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट मेथड है Another effective and popular method is used is
आईओडी इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, ठीक है। बहुत पॉपुलर मेथड है या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं आईओडी, ठीक है। इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस मीन्स ये ऐसी डिवाइसेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जहाँ इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, यूट्रस, मीन्स ये फीमेल यूज़ करती हैं, ठीक है। जो बैरियर मेथड था ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते थे, बट आईओडीज कौन यूज़ करता है, फीमेल्स यूज़ करती हैं। आगे देखिए, दिस डिवाइसेज आर इंसर्ट बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना, ठीक है। ये डिवाइस कोई फीमेल अपने से नहीं यूज़ कर सकती, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट नर्स यूज़ करा सकती है या फिर अच्छे डॉक्टर के थ्रू ये डिवाइस को क्या कर सकते हैं, फीमेल के यूट्रस में वजाइना के थ्रू पुट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस आईओडीज मीन्स दिस इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज अ, अब ये जो आईओडीज है कई तरीके की होती है, जैसे कि पहला नॉन मेडिएटेड है आईओडी जिसका नाम है लिप लूप्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन मेडिएटेड है, या फिर बोल सकते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, या फिर बोल सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग है। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, ठीक है। ये आईओडी क्या करती है, कॉपर रिलीज करती है, ठीक है। जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईओडी प्रोजेस्टर हो गए LNG-20, ठीक है। नॉन मेडिएटेड जो आईओडी थी वो कौन थी, लिप लूप्स थी। इसके अलावा कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन थी, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग मीन्स ये आईओडीज क्या करती थी, हार्मोन रिलीज कराती थी, जैसे प्रोजेस्टर हो गया, LNG-20 हो गया। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है ये कॉपर टी का है, ये यूट्रस में फीमेल यूज करती हैं, इसको यूट्रस में रखा जाता है। तो ये जो कॉपर है ना, ये इसमें से क्या निकलते हैं, इसके आयंस निकलते हैं, ठीक है। ये यूट्रस वाला मान लीजिए अगर पार्ट है, तो यहाँ पे अगर स्पर्म आता है तो ये जो इसके जो आयंस है ये क्या करते हैं, ये स्पर्म को खत्म कर देते हैं, मीन्स इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं कि आगे फर्टिलाइजेशन ना कर पाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आयोडीज इंक्रीजेज द फैगोसिटिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, ठीक है। जो आयोडीज है, चाहे कोई भी आयोडीज हो, नॉन मेडिएटेड हो, कॉपर रिलीजिंग हो, या फिर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हो, ये सबका काम क्या है, स्पर्म को निगल लेना, मार देना, ठीक है। इसके अलावा जो कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस द स्पर्म मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, कि जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है ना, ये क्या करती है, ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है ये क्या करती है कि सप्रेस्ड कर देती है, मीन्स दबा देती है स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, मीन्स जो मूव करने की उसकी कैपेबिलिटी है इसको खत्म कर दी, साथ में जो इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है इसको भी खत्म कर देती है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। तो दो काम करती है, पहला या तो स्पर्म को खा जाएगी, फेगोसिस्ट कर जाएगी, दूसरा क्या करती है, सप्रेस कर देगी स्पर्म की मोटिलिटी को, मीन्स उसको आगे मूव करने नहीं देगी, और जो उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी खत्म कर देगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशनल मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, ठीक है। जो एडिशनल, ये देखिए एडिशनल चीज़ें हैं, तीनों आयोडीज का काम है कि वो स्पर्म को निगल जाती है फिर स्पर्म को मार देती है, लेकिन ये जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है इसका एडिशनल काम ये है कि जो यूट्रस है ना उसको अनस्टेबल बना देती है, मीन्स उसमें क्या बोल सकते हैं कि म्यूकस की कोटिंग कर देंगी ताकि इम्प्लांटेशन क्या हो, सक्सेसफुल ना हो। इसके अलावा क्या करती है, स्पर्म को हॉस्टाइल कर देती है, मीन्स कि अंदर आने की इजाज़त नहीं देती है, ठीक है। स्पर्म अगर आया उस एरिया में, मीन्स यूट्रस में, तो कहीं ना कहीं स्पर्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है। आयोडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो आयोडी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन फीमेल्स के लिए है जो चाहती है कि बच्चा बाद में पैदा करना, ठीक है। अभी शादी हुई, वो चाहती है कि कुछ टाइम बाद वो बच्चा पैदा करे, या फिर वो वुमेन जो चाहती है कि दो बच्चे के बीच में एक लंबा गैप हो, ठीक है, 3-4 साल का, तो ये डिले प्रेगनेंसी में लिए हेल्पफुल होने हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ करने वाला जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है वो आयोडी है, सबसे ज़्यादा फीमेल्स इसको यूज़ करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, oral administration of small dose either progestogen or progestogen estrogen combination is another contraceptive method used by female, ठीक है। oral administration का मतलब है कि अब हम मुंह से कुछ खाएंगे, ठीक है, मीन्स दवा ही खाएंगे, तो वो क्या होगा, उसमें स्मॉल डोज किसका होगा, या तो प्रोजेस्ट्रोजन का होगा या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, मीन्स ये हार्मोन का कॉम्बिनेशन की दवा होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये फीमेल्स ही खाएंगी, ठीक है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेंस पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स, ये फीमेल यूज करती हैं और ये टैबलेट के फॉर्म में होता है और इसको पॉपुलरली क्या कहते हैं, पिल कहते हैं, पिल्स। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstruation cycle. After a gap of 7 days during where the
menstruation occur, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to be prevent conception। ठीक है, जो पिल्स है इसको लेना कैसे है, मीन्स टैबलेट लेना कैसे। स्टार्टिंग के टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या होगा, 3 से 5 दिन क्या होता है, मेंस होता है। मीन्स कि यहाँ बोल सकते हैं इंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसका ब्रेकडाउन होता है, तो ब्लीडिंग होती है वजाइना के थ्रू। तो इसी 3 से 5 दिन के अंदर से ही क्या करना है, फीमेल को स्टार्ट कर देना है। मीन्स एक एक टैबलेट लेना है, कितने दिन तक, 21 डे तक, मीन्स लगातार लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 7 डेज का क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। इसी 7 डे में क्या हो जाएगा, फीमेल को फिर से मेंस होगा, मीन्स बोल सकते हैं पीरियड्स होगा। ठीक है, तो ये इसको लेने का तरीका यही है कि जो स्टार्टिंग के जो मेंस्ट्रुएशन टाइम है उसका 3 से 5 दिन में, तो इसी किसी भी दिन यहाँ से स्टार्ट करेगी और लगातार 21 दिन तक लेगी, ताकि जब 7 डे का गैप होगा तो फिर उसको क्या होगा, मेंस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तब तक ये फीमेल लेगी जब तक वो चाहेगी। प्रिवेंशन करना मीन्स उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब तक वो ये कर सकती है और उसको इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से ये पिल्स काम करते हैं। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म। ठीक है, ये क्या करती है, ओव्यूलेशन को रोक देती हैं ये पिल्स, या फिर इम्प्लांटेशन होने को भी क्या करती हैं, खराब कर देती है। मीन्स ये अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी गया ना गलती से, तो क्या होगा कि इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो बोल सकते हैं कि जो यूट्रस है या फिर जो सर्विक्स है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, यहाँ पे म्यूकस कर देती हैं। ठीक है, ताकि जो यहाँ पे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाए। ठीक है, 3 काम करती हैं। पहला ओव्यूलेशन को रोकती हैं, साथ में इम्प्लांटेशन को भी रोकती है। इसके अलावा जो सर्विकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को बदल देती हैं या फिर चेंज कर देती हैं, ताकि जो स्पर्म अगर एंट्री करे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो वहीं पे क्या हो जाए, रिटार्ड हो जाए, मीन्स उसको खत्म कर दे वहाँ पे। आगे देखते हैं पिल्स के बारे में। अब पिल्स का इफेक्ट कितना है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एज वेल एज एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। तो इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत कम है पिल्स का, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस्तेमाल करती हैं। अब आगे देखा है सहेली, द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इट इज़ वंस अ पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। जो सहेली थी CDRI से बनी हुई थी। ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखा गया कि जो सहेली है ना, ये इसको कब लिया जाता है, वंस अ वीक पिल है, मीन्स कि हफ्ते में एक बार इसका कंजप्शन किया जाता है। ये भी सेम वही काम करती है कि ओव्यूलेशन रोकेंगी, इम्प्लांटेशन रोकेंगी और ये अल्टर कर देंगे सर्विकल म्यूकस, सारा प्रॉपर्टी वही है। लेकिन एक खास बात ये है कि नॉन स्टेरॉइडल है। ठीक है, स्टेरॉइड नहीं है इसमें, नॉन स्टेरॉइडल है, और इसको वीक में बस एक बार लेना पड़ता है, और इसके कुछ ही साइड इफेक्ट है, बहुत कम साइड इफेक्ट है, और इसके पास क्या है, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोजेस्ट्रोजन along in combination with estrogen can also be used by female as injection or implant under the skin। ठीक है, क्या होगा, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया या फिर कॉम्बिनेशन हो गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का, मीन्स ये हार्मोन का कॉम्बिनेशन दिया गया फीमेल को, फीमेल ही यूज करनी इसको। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्शन हुआ या फिर इम्प्लांट किया गया, मीन्स इंजेक्शन के थ्रू ले रही हैं या फिर इम्प्लांट करा देंगे। ये देखिए, ये जो आपको छोटी छोटी तिल्ली दिख रही है ना, ये क्या करते हैं, स्किन में इम्प्लांट करा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब इसका जो फंक्शन है, their mode of action is similar to that of pill and their effective period are much longer। खास बात इसमें यही है कि ये भी सेम काम कर रही है पिल्स की तरह, मीन्स ओव्यूलेशन को रोक रही है, साथ में जो इम्प्लांटेशन है उसको भी खत्म कर रही है। ये भी सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको भी चेंज कर रही है, ताकि जो स्पर्म एंट्री करे तो वहाँ पे खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका इफेक्टिव टाइम पीरियड है ये बहुत लॉन्ग है। मीन्स कोई फीमेल ने इंजेक्शन लगा लिया, इम्प्लांटेशन कराया, तो वो सालों तक वो क्या कर सकती है, मिस बर्थ को डिले कर सकती है बच्चे की। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विथ और आईडी विद इन द 72 आवर ऑफ क्वाइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज could be used to avoid the possible pregnancy due to rape और casual unprotective intercourses। ठीक है, जैसे रेप हो गया या फिर कोई फीमेल और मेल मतलब प्रोटेक्शन के साथ इंटरकोर्स नहीं किए, तो अगर उनको मीन्स प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मीन्स प्रेग्नेंट नहीं होना है, फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए, या फिर रेप के केस में यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोजेस्ट्रोजन है या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन है, इनके साथ किसको लिया जाता है, आयोडीज को लिया जाता है। मीन्स ये हार्मोन के साथ आयोडीज का यूज़ करके 72 घंटे के अंदर में, मीन्स क्वाइटस या रेप के 72 घंटे के अंदर में ही उस फीमेल को दिया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी ना हो सके। मीन्स कि
आगे फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया है तो उस किसी न किसी तरीके से इम्प्लांटेशन को रोकना है। तो ये सब कब दिया जाता है, रेप के केस में या फिर कोई कैजुअली अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स कर रहा उस टाइम दिया जाता है। यहाँ पे क्या क्या दिया जाता है, चाहे प्रोजेस्ट्रोजन हो गया या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन किसके साथ दिया जा रहा है, आयोडीज के साथ दिया जा रहा है, वो भी कितने आवर में, 72 आवर्स के अंदर में ही, 72 घंटे के अंदर में ही किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव और इसका इफेक्ट भी सही होता है। ठीक है, अब लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड। नाम से लग रहा है कि सर्जरी वगैरह होगी। इस कॉल स्टेरिलाइजेशन आर जनरली एडवाइस फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज द टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। ठीक है, अभी हमने दो ही जगह देखा मेल फीमेल का, पहला बैरियर में देखा कि मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, दूसरा एक है सर्जिकल मेथड में मीन्स स्टेरिलाइजेशन में देखा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब बोल सकते हैं कि स्टॉप कर दिया जाएगा कि अब आगे आप लोगों को मतलब कि बर्थ नहीं करना बच्चे का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लास्ट स्टेज है। ठीक, यहाँ पे ताकि आगे प्रेगनेंसी ना हो सके। सर्जिकल इन्वेशन ब्लॉक द गैमिट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। इनका जो मेन मोटो ये है कि जब सर्जरी कर दी जाएगी ना तो जो गैमिट्स है मेल के या फीमेल के बोल सकते हैं ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, वो अपनी ओवरी से निकला हुआ ओवम वो आगे इनफंडुबुलम में नहीं जा पाएगा, मीन्स आगे वाली जगह पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट पे नहीं जाएगा क्योंकि ब्लॉक हो गया है। जो भी स्पर्म बने हुए हैं टेस्टिस में अब आगे जो है वॉश डिफरेंस के आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर को रोक दिया जाएगा। ठीक है, गैमेट्स तो बनेंगे दोनों में लेकिन उनका जो पाथ है ना वही ब्लॉक कर दिया जाएगा, रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा। तो इसको हिंदी में कभी कभी बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, नस ही बंद करा दी गई है, जो मतलब कि जो गैमेट्स के पाथ है ट्रांसपोर्टेशन वाला वो बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैक्टोटोमी दैट इन फीमेल इज टुबेक्टोटोमी। जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है मीन्स जो सर्जिकल प्रोसीजर है इसको हम मेल में क्या कहते हैं, मीन्स मैन में क्या कहते हैं, वैसेक्टोटोमी, और फीमेल में बोलते हैं टुबेक्टोटोमी। ठीक है, अब क्या होता है वैसेक्टोटोमी में, इन वैसेक्टोटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉश डिफरेंस इज रिमूव और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, वेयर इज इन यहाँ पे वेयर इज इन टुबेक्टोटोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये मेल का है, वैसेक्टोटोमी मेल में होगा, ट्यूबेक्टोटोमी फीमेल में होगा। वैसेक्टोटोमी में क्या होगा, जो वॉश डिफरेंस वाला पार्ट होगा इसको क्या करते हैं, कट करके फिर टाइट कर दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से करेंगे, जो स्क्रोटम वाला पार्ट है मेल का वहाँ से ये वाला प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसेक्टोटोमी में क्या होता है, जो वॉश डिफरेंस है इसको कट करके फिर यहाँ पे टाइट, यहाँ से तो गैमेट्स बन रहे हैं बस लेकिन यहीं तक जाएंगे, अब तो ये बंद हो चुका है तो यहाँ से ट्रांसफर हो नहीं पाएगा आगे। फीमेल में देखिए, जो फीमेल है यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे कट करके ब्लॉक कर दिया गया कि यहाँ से तो गैमेट आएंगे, यहाँ तो पहुँच गए हैं लेकिन अब फैलोपियन ट्यूब से आगे नहीं जा रहे, मीन्स अब यूट्रस में नहीं जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों भी अगर मान लीजिए फीमेल ने ये सर्जिकल मेथड अपनाया, मेल ने नहीं किया, उसका स्पर्म तो यहाँ तक पहुँच गया लेकिन इसके जो गैमेट्स थे वो तो आ ही नहीं पाए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों मेथड का यही मोटो है कि यहाँ पे जो ट्रांसफर है गैमेट का रोकना है। इसका हम बोल सकते हैं कि हाईली कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है, मीन्स कि सक्सेसफुल है, लेकिन अगर इसकी रिवर्सिबिलिटी चाहे, मीन्स अगर ये चाहते हैं आगे फिर से बच्चा पैदा करना या फिर इसको सही करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ आप लोगों को मतलब बोल सकते हैं सलाह दी जा रही है, ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं लेकिन कब तक अच्छी हैं, कहाँ तक अच्छी, उसके बारे में पढ़ेंगे। It need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always undertaken in consultation with qualified medical profession। ठीक है, ये जितनी भी contraceptive methods हैं इस तरीके की आपको अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए, अपने मेडिकल जो प्रोफेशनलिस्ट हैं उनसे बात करके तभी आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, one must also remember that the contraceptive are not regular requirement for maintenance of the reproductive health। इस बात का हमेशा याद रखें कि हरदम यूज़ नहीं करना कंट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ख़राब करता है, मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे, ये हर बार अच्छा नहीं देगा, कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। In fact, they are practiced against a natural reproductive event that is conception of pregnancy। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये क्या करते हैं, ये अगेंस्ट है किसके, जो नेचुरल मेथड है उनके अगेंस्ट है, मीन्स कंसेप्शन हो गया, प्रेगनेंसी इसके अगेंस्ट है, मीन्स ये रोकने का काम कर रहे हैं। तो नेचुरल मेथड के अगेंस्ट अगर कोई काम करेंगे कभी ना कभी तो क्या होगा, साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा ही।
वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन, ठीक है। इसका इस्तेमाल तभी करें जब या तो आप प्रेगनेंसी चाहते नहीं हैं, ठीक है, उस कंडीशन में। दूसरा, या तो चाहते हैं कि स्पेस या फिर डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, मीन्स दो बच्चे के बीच में क्या चाहते हैं, गैप चाहते हैं, तभी इस्तेमाल इसका करें, ठीक है। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव ए सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ पॉपुलेशन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कंट्रासेप्टिक मेथड है इसके इस्तेमाल से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, लेकिन इसके अलावा कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, ठीक है। हाउएवर दीयर पॉसिबल इल इफेक्ट, जैसे कि बार बार इस्तेमाल करने से कंट्रासेप्टिव मेथड, मान लीजिए बर्थ कंट्रोल तो हो गया, पॉपुलेशन का मीन्स ग्रोथ भी कम होने लगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो फीमेल या मेल जो भी यूज़ कर रहा है उसके ऊपर भी क्या है, इफेक्ट देखने को मिलेगा, साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे नॉजिया हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग और इवन द ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड शुड नॉट टोटली इग्नोर, ठीक है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे नॉजिया मीन्स जी मिचलाना, अच्छा नहीं लगेगा। एब्डोमेन पेन मीन्स फीमेल के ये सारी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि पेट में दर्द होगा। ब्रेक डाउन थ्रू ब्लीडिंग मीन्स कि जब भी मेंस्ट्रुएशन होगा ओवर ब्लीडिंग होगी, हैवी फ्लो होगा। इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग की कभी कभी पीरियड्स या फिर कभी कभी मेंस्ट्रुएशन होगा फिर नहीं होगा, मीन्स उसमें भी क्या होगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करने के लिए तभी आप करें, नहीं तो अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसके बहुत सारे आप साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आज के क्लास में कोई भी डाउट हो किसी भी लाइन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये पीडीएफ हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।